हिमाचल की सियासत की बात की जाए तो भवानी सिंह पठानिया का एक नाम जो है वो अलग पहचान हासिल करता है। जी हाँ, बात करेंगे आज हमारे साथ भवानी सिंह पठानिया जी जुड़े हैं फर्स्ट वर्डे की इस चर्चा में, और कुछ सवाल हैं जो इनसे बात करके जो हम जानेंगे, और कुछ मुद्दे हैं जनता के जो इनसे भली भांति ये भी हमें उम्मीद है कि इनसे उत्तर मिलेंगे। तो आइए सर का वेलकम करते हैं। भवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद जी, थैंक्स। भवानी जी, सीधा सवाल करना चाहूँगा पहले कि कांग्रेस की गारंटियों को लेकर जो है विपक्ष लगातार अटैक कर रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, गारंटी जो है और 10 गारंटीज़ हमारी थी और हम आज भी उसी चीज़ पे स्टैंड करते हैं कि 10 की 10 गारंटीज़ को हम पूरा करेंगे। ऑब्वियसली मतलब गारंटीज़ जो हैं वो टाइम बाउंड एक फ्रेम के ऊपर जो है वो नहीं चलती हैं, क्योंकि आप देखिए कि हर गारंटी को पूरा करने के लिए आपके पास एक रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पे रिसोर्सेज आपके पास हैं आपको एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना है अगर आपको पूरी तरीके से गारंटी को पूरा करना है तो। सो फॉर एग्जांपल, आप जैसे दूध वाली गारंटी है, ठीक है। अब दूध वाली गारंटी में आप ये बताइए कि जैसे फतेहपुर के अंदर एक रियाली हमारा एक छोटा सा गाँव है, एक बहुत बड़ा मतलब एक पंचायत है। अब रियाली से अगर किसी इंसान ने अगर अपना दूध जो है वो अपनी भैंस का दूध अपनी गाय का दूध 100 रुपये पे बेचना है, अब सरकार उसे खरीदेगी कैसे? तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेटअप करने की ज़रूरत है। एक बार हम अगर इस दूध को इकट्ठा कर लेते हैं, उसका फिर हम करेंगे क्या आगे, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, ये सारा का सारा आपको थिंक थ्रू करना पड़ता है। तो अब इसमें आप देखिए कि सरकार की वचनबद्धता इस प्रकार है। ढंगवार के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा लगभग 600 करोड़ का मिल्क चिलिंग प्लांट बन रहा है। इसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 17-18 पंचायतों में जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं ये ना केवल जो है वो दूध को प्रोक्योर करेंगी और 100 रुपये के ऊपर दूध को प्रोक्योर करेंगी, जो कि ये गारंटी को हमारा फुलफिल करता है, बल्कि जो गोबर वाला जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपने उसको कलेक्ट करना है, किसान से कलेक्ट करके सरकार तक पहुंचाना है, वो भी इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू होगा। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि लगभग 6 गारंटी जो हैं वो फुली या पार्टली पूरी हो चुकी हैं और बाकियों के ऊपर काम जो है वो जोरों शोरों से चला हुआ है, तो वो तो हमने पूरी करनी ही करनी है। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भूमिका अदा कर रही है इस वक्त। क्या लगता है आपको कि क्या उन मुद्दों पे बात की जा रही है जो सदन में होने चाहिए? बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए, मुद्दों पे बात तब होती है जब आपको मुद्दों का पता हो, जब आप जनता के साथ जुड़े हों और जब आपको पता हो कि जनता क्या चाहती है। दूसरी बात यह है कि सरकार की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर भी आप जो है वो मुद्दों को खड़ा करते हैं। आप पिछले 1-2 साल से इन्होंने पूरी कोशिश करके देख ली है और उन कोशिशों के बावजूद इनको कोई ना तो कोई करप्शन का इशू ना कोई किसी और चीज़ का इशू जो है वो जो इनको मिल पाया है। तो मुद्दा विहीन विपक्ष है, और मैं तो ये मानता हूँ कि जिस प्रकार के मुद्दे ये उठा रहे हैं, अगर इनके पास असली में मुद्दे होते, अगर इनके पास एक्चुअली करप्शन का या मतलब किसी और चीज़ का इनके पास इशू होता, तो आज ये मुर्गों की और ये समोसों की बात नहीं कर रहे होते। ये मुद्दों के ऊपर इन्होंने अभी तक हिमाचल को जाम कर देना था। इनके पास कुछ भी नहीं है, और इसके पीछे एक मैं बताता हूँ, इसका एक कारण है। कारण ये है, इन्होंने स्टार्ट किया ऑपरेशन लोटस, जहाँ पे इनकी कोशिश ये थी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिरा दिया जाए। ये 9 लोगों को खरीदने में जो है वो सफल हुए। काफ़ी लोगों को इन्होंने ऑफ़र दिए थे, लेकिन लोग नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ कि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद बाई इलेक्शंस हुए। बाई इलेक्शंस में हमारा मत प्रतिशत 14% जनरल इलेक्शन से ज़्यादा बढ़ा, और 2/3 सीट्स लेके हम वापस जो है वो 40 की संख्या पे पहुंच गए। अब इनको ये बात समझ आ गई कि इस सरकार को अगर डिस्टेबलाइज करना है तो सरकार के मुखिया के ऊपर अटैक करो, क्योंकि हमारे मुखिया जो हैं, हमारे प्रमुख जो हैं, हमारे हेड ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनकी इमेज इस समय ऐसी है कि वो जनमानस के ऊपर उनकी एक इमेज एक ऐसी है कि एक आम परिवार से व्यक्ति है, हार्ड वर्किंग व्यक्ति है, हमारे लिए काम कर रहा है। और अब इन्होंने ये कोशिश की है कि किसी प्रकार इनकी इमेज को जो है वो छिन भिन किया जाए। तभी ये बेसर पैर की बातें, जैसे कि मतलब आप देखिए कि मुर्गा समोसा, मतलब ये इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। मुद्दे इनके पास है नहीं, इस करके मेरे हिसाब से इन्होंने 2 दिन पूरा समय जो है वो सदन का समय बर्बाद ही किया है। जी सर, मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी ने दिए, बीजेपी कह रही है ऐसा। मुर्गा प्रकरण हो गया, हुआ तो कांग्रेस के नेता के साथ है, चाहे वो समोसा प्रकरण है, बांट दिए, खा लिए, वो सीआईडी जांच बिठा दी। नहीं, अब मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि तथ्य क्या है। तथ्य ये हैं, आई एज अ चीफ मिनिस्टर मैं एक जगह पे गया, ठीक है, मैं वहाँ पे जाके बैठा, मैंने अपनी मीटिंग ख़त्म करी और मैं मीटिंग करके मैं वापस आ गया। समोसा किसने मंगाया था? समोसा पुलिस वालों ने मंगाया था, ठीक है। समोसा जब नहीं आया तो पुलिस वालों को फील हुआ कि नहीं आया। क्या मुख्यमंत्री ने बोला था कि मैंने समोसा खाना है? क्या उन्होंने ये बोला कि समोसा जो नहीं आया वो कहाँ गया?
तो एक नॉर्मल सरकारी प्रक्रिया थी जो उस दफ्तर के अंदर, जब कोई अतिथि आया उस अतिथि के लिए उन्होंने समोसा मंगाया, जब वो समोसा नहीं पहुंचा टाइम पे, मुख्यमंत्री चले गए, उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन की कि वो जो हमने पैसे दिए हैं वो समोसे गए कहाँ पे। उस इन्वेस्टिगेशन को, जो कि इंटरनल विभागीय इन्वेस्टिगेशन थी, कुछ पत्रकारों ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उसको ऐसा ये प्रकरण बनाया कि जैसे कि सरकार ने इन्वेस्टिगेशन कराई हो। सरकार ने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई है, ये तो विभागीय जांच थी कि वो पैसा कहाँ गया, ठीक है, विच इज़ वेरी फेयर। इसमें कौन सा मुद्दा देने वाली बात है। आप मेरे को या मैं आपको, मैं अपने घर में बुलाता हूँ खाना खाने के लिए, तो क्या मैं ये पूछूंगा कि भाई मैं तेरे घर में खाना खाने के लिए आ रहा हूँ, तू क्या बना रहा है, ठीक है, आप जो खिलाएंगे मैं तो वो खाऊंगा ना। तो क्या सीएम ने बोला कि मुझे मुर्गा खाना है? क्या सीएम ने बोला कि मैं, मतलब आप जंगली मुर्गा लाओ या देसी मुर्गा लाओ या जो मर्जी लाओ? तो ये कोई मुद्दे थोड़ी हैं। मतलब आप देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर पर्सनल चीज़ों के ऊपर, और वो भी इस प्रकार की, मैं इनको बोलूँगा छिछोरी हरकतें हैं ये छिछोरी हरकतों के ऊपर राजनीति नहीं होती। हमें चिंता इस बात की नहीं है कि इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो सर्वाधिक साक्षर जनता में से एक है। तो इन चीज़ों का जो है ये, मतलब जो चटकारा थोड़ी देर तक ये सर्वाइव करता है, बाकी फिर बात तो जो है मुद्दों पे ही आएगी। और मुद्दों को अगर आप ढंग से उठा नहीं पा रहे हैं विधानसभा के अंदर, तो ये आपकी नाकामी है, ना कि हमारी नाकामी है। ओके। एक आरोप ये भी लग रहा है सर, ये सरकार जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स ना चलाकर अधिकारी चला रहे हैं, केवल अधिकारी पे जो है डिवाइडेशन हो गई है, केवल मताधिकारी वर्कआउट कर रहे हैं सरकार का। कितना सही है ये? नहीं, देखिए, अधिकारी तो हमेशा एग्जीक्यूशन तो अधिकारी ही करता है। मतलब इस सरकार में नहीं, हर सरकार में नहीं, होली सोली की बात नहीं है। अधिकारी डिसीजन नहीं ले सकता, अधिकारी डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। अधिकारी इंप्लीमेंट करेगा, अधिकारी एडवाइजरी कैपेसिटी में रहेगा, अधिकारी इंप्लीमेंटेशन में रहेगा, अधिकारी अपने बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकता। तो आप अब बताइए कि कौन सी ऐसी पॉलिसी हमारी ऐसी है जो किसी अधिकारी ने बनाई हो और जिसका सरकार को ना पता हो? ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। एजुकेशन के अंदर जो भी वेल थॉट आउट प्लान था कि हम टोटल 28 प्रदेशों में से 21वें स्थान पे आ गए हैं। 2021 का ये सर्वे है, जब ठाकुर जयराम जी जो थे वो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, उस टाइम के सर्वे में जो हिमाचल की रैंकिंग आई वो आई 21वीं। उसके बाद हमने बोला कि जो गुणवत्ता है शिक्षा की उसको बढ़ाना है। मुख्यमंत्री जी, साथ में एजुकेशन मिनिस्टर, बाकी जो एम्पावर्ड टीम ऑफ मिनिस्टर्स थी, उन्होंने डिसाइड किया कि गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 20-20, 25-25 छात्र हैं, 30 छात्र हैं पर टीचर एक है, उनको रैशनलाइज कीजिए। तो ये रैशनलाइजेशन का प्रोग्राम है, ये किसने डिसाइड किया? सरकार ने डिसाइड किया, अधिकारी तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी रेवेन्यू रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है, अधिकारी कभी डिसीजन नहीं ले सकता, नहीं लेगा। अब लोकल लेवल पे फतेहपुर में अगर मैं आता हूँ, implementation which is happening at a SDM level, at a SDO level, at a BDO level, तहसील लेवल पे जहाँ पे भी है, अधिकारी डिसीजन थोड़ी लेते हैं। उन्होंने तो अपने अधिकार के क्षेत्र का काम करना है। जो भी आपके स्ट्रेटेजिक इंटेंट है कि इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ लगना है, ज़मीन प्रोवाइड कौन सी करनी है, ज़मीन को वो आइडेंटिफाई करेंगे। जो चूज़ जो करना है वो तो सरकार ने करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल उड़ाने वाली बातें हैं। इसका ना तो कोई तथ्य है, ना तो कोई मतलब एविडेंस है, ना तो कोई ये बोल सकता है कि हाँ जी ये इस अधिकारी ने ऐसा कर दिया, इस करके ऐसा हुआ। तो ये मतलब बिल्कुल ही निराधार बात है। भवानी जी कितनी सुनी जा रही है भवानी पठानिया की सरकार में? देखिए, ऐसा है कि अब सरकार में भागीदारी क्या होती है। सरकार में भागीदारी, मेरे 2 रोल हैं। पहला रोल मेरा है एज MLA फॉर फतेहपुर। एज MLA फतेहपुर लगभग 450 करोड़ के काम जो है मैं सैंक्शन करा चुका हूँ। उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी ANDS भी हो चुकी है, कई ऐसे हैं जहाँ पर हम लैंड तक ट्रांसफ़र करा चुके हैं, कुछ के हमारे टेंडर तक हो चुके हैं। जिसमें आप देखिए कि 105 करोड़ का सबसे लंबा और सबसे महंगा पुल हिमाचल प्रदेश का, जो कि ब्यास के ऊपर बन रहा है 800 मीटर स्पैन का, वो फतेहपुर के लिए सैंक्शन हुआ, टेंडर हो गया, उसका काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया हम सैंक्शन करा चुके हैं, लैंड ट्रांसफ़र कर चुके हैं उसकी। टटवाली के अंदर हम गौशाला जो है ट्रांसफ़र करा चुके हैं। एक हमारा जो है 500 किलोवाट का एक टटवाली में ही हमारा सोलर का प्लांट लगने वाला है। 10 मेगावाट का सोलर का प्लांट लगने वाला है। रियाली में मिल्क चिलिंग प्लांट लगने वाला है। इसके बाद हमारा बस अड्डा फतेहपुर में आ रहा है। हमारा जो स्कूल है वो हमारा फतेहपुर के अंदर आ रहा है। सिविल जज कोर्ट जो है वो फतेहपुर के अंदर आ रहा है। एक लाइब्रेरी रहन के अंदर आ रही है। एक आपका इंडोर स्टेडियम जो है वो रहन के अंदर आ रहा है। रहन का सीवरेज का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा राजा का तालाब और फतेहपुर में, ये सारे काम पिछले 2 साल के अंदर ही तो हुए हैं। तवज्जो मिल रही है, मतलब तवज्जो तो सभी को मिल रही है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि तवज्जो नहीं मिल रही। अब देखिए, अब ये 9 क्यों छोड़ के गए सर? फिर कौन से? देखिए, ऐसा है, ये आपको भी पता है कि साम दाम दंड भेद के अंदर जो दाम है, ठीक है, देखिए ये कलयुग है। कलयुग जो है
एक कर्म प्रधान जो वो आपका युग है, और इसके अंदर पैसे का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अपने ईमान को बचा के रखना ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, ऑपरेशन लोटस का बेसिस क्या था? ऑपरेशन लोटस का बेसिस ये था कि पहले आप इसके लिए आप वोट डालिए और उसके बाद फिर आप जो है रिज़ाइन कीजिए या जो भी वो कीजिए और आपको हम इलेक्ट करके वो कर देंगे। इसके पीछे एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, मतलब जिनका ईमान डोल गया वो चले गए, जिनका नहीं डोला वो रह गए। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या सरकार अब स्थिर है? सरकार तो उस समय भी स्थिर थी, बिकॉज आप तब भी अगर आप देखिए तो द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, हम वीवर 34, हम 34 पे थे, बीजेपी 25 पे थी। तो सरकार तो तब भी स्थिर थी, सरकार अब भी स्थिर है। और सरकार में आप मतलब आप अगर ये देखिए कि सरकार की स्थिरता अगर नहीं होती तो क्या आपको लगता नहीं कि विपक्ष ने हमको मैट पे डाल दिया होता अभी 2 या 3 दिन में? इन्होंने पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि करप्शन के ऊपर ये स्थगन प्रस्ताव लेके आए, हमने माना और हमने पूरी इनकी बात सुनी, ठीक है। और जब इनकी रिप्लाई सुनने की बारी आई, ये चुपचाप भाग गए। तो 2 दिन बर्बाद करने की जरूरत क्या थी जब आपने रिप्लाई नहीं सुनना? और रिप्लाई में जो धज्जियां उड़ाई हैं मुख्यमंत्री जी ने नाम लेके सबकी, ठीक है, आज कोई अब चू नहीं कर रहा, चुपचाप बैठे हुए अभी अंदर। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाना है तो या तो आप उसके साथ सबूत लेके आइए, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो इल्ज़ाम मत लगाइए। अगर आपने फिर भी इल्ज़ाम लगाना है तो कम से कम सच सुनने की आप हिम्मत रखिए, जो इनमें नहीं है। अंतिम सवाल भवानी जी, कल विक्रमादित्य जी से पूछा गया, मैं अब सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके मित्र भी हैं वो। विक्रमादित्य जी की जो एक फ़ोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जो जी PWD मिनिस्टर हैं वो तीसरी रो पर उनको खड़ा करके एक फ़ोटो आती है और वायरल कर दिया जाता है उसको मार करके। तो उस पर जो है प्रतिक्रिया भी उनकी आई है, क्या कहेंगे आपका एज अ पर्सनल? नहीं पर्सनल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये पर्सनल बेसिस पे इस विधानसभा के अंदर मतलब कम से कम मैं 10 या 12 लोग ऐसे में गिना सकता हूँ, ठीक है। जैसे विनय कुमार जी हो गए, आपके आशीष बुटेल हो गए, विनोद सुल्तानपुरी, मैं हूँ, उन्हीं में शामिल हूँ। हमारा थोड़ा सोचने का एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। मतलब हम ना तो कुर्सियों के मोहताज हैं, ना हमको प्रोटोकॉल चाहिए। अगर आप मेरे को देखिए, मतलब मैं टेक्निकली कैबिनेट रैंक हूँ, पर मतलब मेरी गाड़ी पे ना आपको झंडा डंडा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक सिर्फ एक PSO है जो मैंने लिया हुआ है सरकार से, वो भी इसलिए कि ज़बरदस्ती है, मतलब वो लेना ही पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप देखिए कि मतलब ना आप जब हम चलते हैं, आप जिनका भी मैंने नाम लिया, इनके साथ 25-30 लोगों की झुंडली आपको कभी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो वक्त भी बदल रहा है, लोग जो है डिफरेंट प्रवृत्ति के आ रहे हैं। हमको ये कुर्सियों को, प्रोटोकॉल्स का हमको फर्क नहीं पड़ता है। एंड विक्रमादित्य जी एग्जैक्टली वैसे हैं, ठीक है। अब वो पीछे से आ रहा था, ठीक है, और वहाँ से फोटो हो रही थी, उसने देखा कि फोटोग्राफ हो रही है, ठीक है, वो वहीं पे खड़े हो गए, ठीक है। अगर कोई और होता, ठीक है, पुराने ज़माने के जो है राजनीतिज्ञ, उन्होंने बोलना था कि मेरी कुर्सी कहाँ है, कुर्सी नहीं मिली तो मुंह फुला लेना था, ठीक है। हमको तो आप चाहे ज़मीन पे बिठा दो, जहाँ मर्जी बिठा दो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक स्टेटमेंट ली, चलो आपके बात में एक बात आ गई, वक्त बदल रहा है, मैं किस स्टेटमेंट को कैसे लेके चलूं? नहीं, वक्त देखिए, ऐसा जनरेशनल चेंज तो होता ही होता है, ठीक है। और जनरेशनल चेंज में आप देखिए कि आज लगभग 60% मेरा वोटर 40 साल से कम की उम्र का है, ठीक है। इनका जो सोचने समझने का नज़रिया है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल एस्पिरेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनेट ने हमको कनेक्ट कर दिया है हर जगह से, ठीक है। आज से 40 साल पहले अगर गांव का किसान था तो उसको जो उसके बाप ने सिखाया था वो सिर्फ उतने तक ही उसकी नॉलेज थी। आज किसान अपने गांव में बैठकर यूट्यूब के ऊपर जो USA के अंदर, कनाडा के अंदर या नीदरलैंड्स के अंदर जो टेक्निक्स चल रही हैं, टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, उनके बारे में सीखता है और अमेज़ॉन से उस चीज़ को मंगा के उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि सोच बदल गई है, सोच का जो है दायरा जो है बहुत बड़ा हो चुका है। और ये पुराने ज़माने की चीज़ें जो थी, मतलब जो ये बंदिशें, बॉन्डेजेस, ये जिनको हम ट्रेडिशंस बोलते हैं, वो उन ट्रेडिशंस को काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। जैसे MLA की फ्लैग का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, और MLA की फ्लैग अगर मिल भी गया, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे आपको MLA मिलेंगे जो झंडा नहीं लगाएंगे। मतलब जब मैं प्लानिंग कमीशन का मुझे ये नहीं बनाया था, तो आप मेरी अगर गाड़ी देखिए, मेरी गाड़ी के ऊपर कहीं पे भी कोई मार्किंग नहीं है कि MLA की गाड़ी है, इसकी गाड़ी है, क्योंकि ये सब चीज़ें, मतलब आप देखिए, हमको जनता जिता के भेजती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर आई एज अ कॉमन मैन, अगर मैं सड़क पे खड़ा हूँ और मेरे सामने अगर हूटर बजाती हुई 10 गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये आएगा, साले अगली बार देखता हूँ तेरे को, इलेक्शन में 3 साल ही बचे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा तबका ऐसा है जो कि इन चीज़ों से अब दूर होता जा रहा है और इन चीज़ों की कोई उतनी अहमियत रह नहीं गई। दीज आर जस्ट, आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे आपको MLA मिलेंगे जो झंडा नहीं लगाएंगे। मतलब जब मैं प्लानिंग कमीशन का मुझे ये नहीं बनाया था, तो आप मेरी अगर गाड़ी देखिए, मेरी गाड़ी के ऊपर कहीं पे भी कोई मार्किंग नहीं है कि MLA की गाड़ी है, इसकी गाड़ी है, क्योंकि ये सब चीज़ें, मतलब आप देखिए, हमको जनता जिता के भेजती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर आई एज अ कॉमन मैन, अगर मैं सड़क पे खड़ा हूँ और मेरे सामने अगर हूटर बजाती हुई 10 गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये आएगा, साले अगली बार देखता हूँ तेरे को, इलेक्शन में 3 साल ही बचे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें
मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा तबका ऐसा है जो कि इन चीज़ों से अब दूर होता जा रहा है और इन चीज़ों की कोई उतनी अहमियत रह नहीं गई। दीज आर जस्ट रेलिक्स ऑफ आर कॉलोनियल पास्ट और इन सबको जितनी जल्दी हो सके इनको हटाना चाहिए। तो विक्रमादित्य जी वाला जो सवाल था वो यही था कि वो एक मेरे से भी कोई 20 साल छोटे हैं, ठीक है, तो उनकी सोच जो है वो मेरे से भी थोड़ी ज़्यादा इवॉल्व होगी, तो इस करके वो कुर्सियों वगैरह का किसी को हम में से फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हाँ जी। चलिए भवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया फर्स्ट वर्डी को, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। नाम है भवानी सिंह पठानिया, नाम में भी दम है और उस शब्दों में भी दम है। तो आपने सुनी लिया वैसे क्या वक्तव्य इन्होंने रखा है। बाकी आप जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, शुक्रिया।